नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही खास काव्य संग्रह के कुछ अंश हैं। जी। किताब का नाम है गर ये शुदा न होती और इसके रचयिता हैं राजाराम सोनी, जिन्हें साहित्य जगत में लघु पंछी के नाम से भी जाना जाता था। और इस किताब के बारे में जो सबसे पहली और मुझे लगता है दिलचस्प बात है वो ये कि इसे जनवरी 2022 में उनके बेटे ओम प्रकाश सोनी साहित्यकार ने प्रकाशित करवाया। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेटे की अपने पिता को दी गई एक बहुत ही भावुक श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। और ये श्रद्धांजलि हमें सिर्फ कविताओं तक नहीं रखती, बल्कि कवि के पूरे व्यक्तित्व और उनके जीवन की गहराई में ले जाती है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये किताब स्वर्गीय श्रीमती गोदावरी बाई सोनी जी को समर्पित है, जो लघु पंछी जी की पत्नी थी और खुद भी एक पूर्व प्रधान पाठिका थीं। तो मतलब इसमें एक बेटे का पिता के लिए सम्मान भी है और एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भी। हाँ, दोनों भावनाएं हैं। और किताब का नाम भी कितना गहरा है, गर ये क्षुधा न होती। ये क्षुधा, ये भूख किस चीज की रही होगी? क्या ये ज्ञान की भूख थी या समाज को बदलने की, या सिर्फ 2 वक्त की रोटी की? सही बात है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। चलिए, राजाराम सोनी लघु पंछी जी के जीवन और उनके सिद्धांतों के जरिए समझने की कोशिश करते कि उनकी एक क्षुधा आखिर थी क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं लघु पंछी जी के व्यक्तित्व की। वो कैसे इंसान थे? देखिए, उनके बेटे के शब्दों में उनका पहनावा बहुत ही सादा था। जैसे कि सफेद धोती कुर्ता, खादी या ऊन की बंडी, सर पे एक सफेद गांधी टोपी और आंखों पर चश्मा। बिल्कुल सादा। हाँ, लेकिन इस सादगी के बावजूद उनके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण था। और ये सादगी सिर्फ कपड़ों में नहीं, उनके जीवन दर्शन में भी थी। अच्छा। वो इस सिद्धांत पर चलते थे कि ज्यादा का हमें लालच नहीं, थोड़े में गुजारा होता है। वाह, ये एक पंक्ति ही जैसे उनके पूरे जीवन का सार बता देती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। बाहर से वो जितने शांत और संयमित दिखते थे, अन्याय के खिलाफ उनके अंदर उतनी ही तेज आग थी। मतलब अपनी भावनाओं पर संयम तो था, पर सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये गुण, ये संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। उनके पिताजी श्री नन्हेलाल जी सोनी भजन लिखते थे और खंजली जैसा एक वाद्य बजाकर उन्हें गाते भी थे। अच्छा, इसीलिए लोगों ने प्यार से भजनानंदी कहते थे। हाँ, तो ये जो कला है, आध्यात्म है और अपनी बात को सुरों में कहने का हुनर, ये सब एक तरह से उनके खून में था। और इसी व्यक्तित्व के साथ वो पेशे से एक शिक्षक थे। और आज के दौर में जो बातें हम सुनने जा रहे हैं वो सच में किसी कहानी जैसी लगती हैं। स्रोत में साफ जिक्र है कि उन्होंने और उनकी पत्नी दोनों ने अपने जीवन में कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है आज के समय में। बहुत बड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो छात्रों को अपने घर पर निःशुल्क पढ़ाते थे। हाँ। और वो भी लालटेन की रोशनी में। आप सोचिए, वो दौर जब बिजली भी हर जगह नहीं थी, तब कोई अपनी मेहनत, अपना समय इस तरह समाज को दे रहा था। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं था, ये तो एक तरह की तपस्या थी। सही कहा। और यहीं पर एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसने मुझे बहुत बहुत प्रभावित किया। कौन सी? वो अपनी कक्षा में बाल भारती की कविता पढ़ा रहे थे। कविता की पंक्ति थी, बड़ी भली है अम्मा मेरी, ताजा दूध पिलाती है। ये सुनकर एक छात्र अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बड़ी मासूमियत से बोला, गुरुजी मेरी अम्मा तो इस दुनिया में नहीं है। ओह, ये एक बहुत मार्मिक क्षण रहा होगा। किसी भी शिक्षक के लिए ये सुनना आसान नहीं है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि लघु पंछी जी की आंखें भर आईं। ये बात उनके दिल को इतनी चुभ गई कि उन्होंने इसे सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रखा, वो इस मुद्दे को आगे ले गए। हाँ, वो इसे उच्चाधिकारियों तक ले गए। और उन्होंने कहा कि शिक्षा शास्त्रियों को बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखे बिना पाठ्यक्रम में ऐसी कविताएं शामिल नहीं करनी चाहिए। वाह, ये कमाल की बात है। मतलब वो सिर्फ सिलेबस पूरा करने वाले टीचर नहीं थे। नहीं, वो ये समझ रहे थे कि शब्दों का बच्चों के मन पर कितना गहरा असर पड़ता है। वो शिक्षा को संवेदनशील बनाना चाहते थे। बिल्कुल। तो एक तरफ तो वो इतने संवेदनशील थे कि एक बच्चे के दर्द से उनकी आंखें भर आती थी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वो सिद्धांतों के मामले में चट्टान की तरह मजबूत थे। हाँ, ये हमने शुरू में भी कहा था। किसी के भी सामने झुकना उन्हें नहीं आता था। और इसी से जुड़ा जनगणना का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हाँ, ये किस्सा तो सुनना ही चाहिए। उस जमाने में अक्सर शिक्षकों की ड्यूटी लगती थी जनगणना में। सही। तो इसी सिलसिले में वो नगर के एक प्रभावी नेताजी के घर जानकारी लेने गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब आजीविका मतलब प्रोफेशन का कॉलम भरने की बारी आई
तो क्या हुआ? तो नेताजी ने बड़े रौब से कहा, मैं नेता हूं गुरुजी। इस पर सोनी जी ने बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाया। कहा, श्रीमान देखिए, नेतागिरी आजीविका नहीं, सेवा है। कृपया अपनी आजीविका बताइए। और ये जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए, खासकर एक ताकतवर नेता के सामने। हाँ बिल्कुल। इस पर नेताजी तुनक कर बोले, अच्छा तो फिर लिख दो कि भीख मांगता हूँ। अब यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कोई और होता तो शायद बात को टाल देता या कुछ और लिख देता। हाँ, पर लघुपंछी जी ने बार बार आग्रह किया। जब नेताजी नहीं माने तो उन्होंने शांत भाव से आजीविका के कॉलम में भिखारी लिख दिया। क्या सच में? मतलब उन्होंने वाकई में लिख दिया? हाँ, उन्होंने लिख दिया और वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। बाद में उन नेताजी को सरकारी रिकॉर्ड से वो शब्द हटवाने में पसीने आ गए। मैं कल्पना कर सकता हूँ। ये घटना दिखाती है कि सच और सिद्धांत के लिए वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। ये उनकी उस क्षुधा का एक रूप था, सत्य की भूख। बिल्कुल, ये तो उनके उसूलों की बात हुई, लेकिन उनकी संवेदनशीलता का एक और किस्सा है जो शायद इस नेता वाले किस्से से भी ज्यादा ताकतवर है। अच्छा? ये उनके अपने बेटे की बारात के समय की बात है। बारात बैलगाड़ियों से जा रही थी, तपती धूप थी और उन्होंने देखा कि बाजे वालों के साथ एक छोटा सा बच्चा हाथ में झुंझुना बजाते हुए पैदल चल रहा है। और ये देखकर वो फौरन अपनी बैलगाड़ी से उतर गए। उन्होंने कहा, ये छोटा सा बालक इस दोपहरी में 4-5 किलोमीटर कैसे चल पाएगा? और फिर उन्होंने कहा, इसे बैलगाड़ी में बिठाओ, मैं पैदल चलता हूं। कमाल है। अपने बेटे की बारात, जो किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन भी उनकी नजर एक अनजान गरीब बच्चे के कष्ट पर गई और सिर्फ देखकर अफसोस नहीं किया, वो खुद बैलगाड़ी से उतर गए। ये एक छोटी सी घटना उनके पूरे चरित्र को बयां कर देती है। अपनी खुशी से ज्यादा जरूरी एक अनजान बच्चे का आराम था। ऐसी संवेदना आज कहाँ मिलती है? सही बात है। ये सिर्फ दया नहीं है, ये गहरी मानवता है। हाँ, ये समझना कि दूसरे का दर्द भी अपना ही दर्द है। और यही भाव जब कविता में उतरता है तो वो यूनिवर्सल हो जाता है। और समाज के लिए ये जो गहरी सोच थी, वो सिर्फ व्यक्तिगत घटनाओं तक सीमित नहीं थी, वो एक समाज सुधारक भी थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो पाखंड और आडंबरों से कोसों दूर रहते थे। खास तौर पर वो पशु बलि प्रथा के घोर विरोधी थे। और उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क बड़ा सीधा और सटीक था, जिसे काटना मुश्किल था। वो कहते थे, ठीक है, अगर तुम जिस भी देवी या देवता को बलि चढ़ाना चाहते हो तो उनके सामने पशु को खड़ा कर दो। अच्छा। अगर देवी या देवता बलि स्वीकार करते हैं तो पशु को अपने आप ही प्राण छोड़ देना चाहिए। अब इस सीधे से तर्क के आगे किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो अंधविश्वास पर तर्क से चोट करते थे। बिल्कुल। ये तर्क तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस जमाने में ऐसी बातें कहना कितना मुश्किल रहा होगा। क्या उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ा होगा? निश्चित रूप से करना पड़ा होगा। एक और उदाहरण है, उनका मानना था कि सिर्फ ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई पूजनीय नहीं हो जाता। अच्छा, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि किसी के कर्म, व्यवहार और चाल चलन भी ब्राह्मणत्व के अनुसार होने चाहिए, तभी वो सम्मान का पात्र है। मानवता उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। इस वजह से कुछ लोग उन्हें ब्राह्मण विरोधी भी समझते होंगे। हाँ, समझते थे, पर असल में वो किसी जाति के नहीं बल्कि पाखंड और हिपोक्रेसी के विरोधी थे। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। उनकी क्षुधा न्याय की थी, समानता की थी, पाखंड से मुक्त समाज की थी। पर यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। क्या? इतनी गहरी सोच, इतनी प्रतिभा और इतना मजबूत चरित्र, ऐसे इंसान ने अपने जीवन काल में कभी किसी पुरस्कार, सम्मान या प्रकाशन की रुचि क्यों नहीं दिखाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद उनकी शख्सियत में ही छिपा है। ऐसा लगता है कि वो स्वांतः सुखाय के लिए लिखते थे। मतलब अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए। हाँ, जब भी उनके मन में कोई भाव आते तो वो उन्हें किसी पर्ची, किसी पन्ने या अपनी डायरी में लिखकर बस रख देते थे। उन्हें दुनिया को दिखाने या खुद को साबित करने की कोई भूख नहीं थी। और शायद इसीलिए उनके बेटे ओम प्रकाश सोनी लिखते हैं कि वो उनकी साहित्य साधना के सागर की कुछ बूंदें ही यहाँ वहां से ढूंढकर एकत्रित कर पाएं। हाँ, ये लाइन पढ़कर दुख भी होता है कि न जाने कितना कुछ लिखा हुआ समय के साथ खो गया होगा। और ये इस किताब को और भी कीमती बना देता है। बिल्कुल, ये उन बिखरे हुए पन्नों को सहेजने की एक कोशिश है और इस काम में उनके चारों पुत्र अखिलेश, रूपेश, नीरज और अमित सब ने सहयोग किया। ये दिखाता है कि एक पारिवारिक धरोहर है। क्या हमें उनकी कविताओं की शैली के बारे में कुछ पता चलता है?
हाँ, स्रोत में उनकी रचनात्मक कुशलता का एक छोटा सा उदाहरण मिलता है। उनकी एक कविता है विधि वंदना। इसमें क्या खास है? इसकी खासियत यह है कि इसमें च अक्षर पर अ से लेकर अंग तक के सभी स्वरों का प्रयोग किया गया है। ये तो बड़ा मुश्किल प्रयोग है। बहुत। और सोचिए, ये रचना 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लिखी गई थी। एक तरफ देश में युद्ध का माहौल है और दूसरी तरफ एक कवि भाषा की बनावट के साथ इतने अनुशासित तरीके से प्रयोग कर रहा है। ये दिखाता है कि बाहरी उथल-पुथल के बीच भी उनकी रचनात्मकता कितनी शांत और केंद्रित थी। सही कहा। तो इन सभी बातों को समेटे तो गर-ए-शुदा न होती सिर्फ एक काव्य संग्रह नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे शिक्षक, एक पिता और एक कवि की विरासत है जो सादगी, सिद्धांतों और गहरी मानवीय संवेदनाओं के साथ जिए। ऐसा लगता है कि उनका जीवन ही उनकी सबसे बड़ी कविता थी। उसी अनमोल विरासत को सहेजने का एक बहुत सुंदर प्रयास है। राजाराम लघुपंछी जी का जन्म 1 मई 1920 को हुआ और 12 मार्च 1989 को वो हमारे बीच नहीं रहे। पर उनका कीर्ति शरीर यानी उनके काम और उनकी यादें इन पन्नों में आज भी जीवित हैं। जीवित है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार, जैसा कि उनके बेटे ने कहा कि वो अपने पिता के साहित्य के विशाल सागर की सिर्फ कुछ बूंदें ही समेट पाए। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में, शायद हमारे अपने परिवारों में लघुपंछी जी जैसे कितने ही गुणी और ज्ञानी लोग होते होंगे। हाँ, होते होंगे। जिनकी प्रतिभा, जिनका ज्ञान, जिनकी कविताएं और कहानियां कभी कागज पर या दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। उनका कितना बड़ा खजाना समय के साथ यूं ही खो जाता होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें शोहरत की क्षुधा नहीं थी।